दोहरा रक्त परिसंचरण, तो हमारे शरीर में जो होता है ना कि जो ब्लड है जो हमारे शरीर में जाता है, ठीक, तो उसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। और ये दोहरा रक्त परिसंचरण क्यों कहा जाता है, ठीक, तो इसी को हम जानेंगे। क्योंकि जो हमारा जो ब्लड है ना, तो हमारा हृदय है, तो जो हमारा हृदय है तो जो काम करता है ना, वो जो एक बार दबता है और फिर फूलता है, ठीक, तो उसे एक पंप की तरह कार्य करना पड़ता है, ठीक। तो जिस तरह हम पंप में हवा भरते हैं ना, एक तरह से दाब डालते हैं, ये पंप है और यहाँ पर इसकी मुठिया है, ठीक, ठीक। तो जब हम इसको यहाँ से इसको उठाकर फिर नीचे से इसे दाबते हैं, तभी तो यहाँ पर हवा निकलता है ना। तो उसी तरह, ठीक, उसी तरह जब हमारा हृदय, ठीक, हमारे हृदय में जब आ जाता है ब्लड, और यहाँ पर ऐसे क्या बात होता है कि यहाँ पर जब पहले इसको हम ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक, तब इसमें हवा भर जाती है, एयर, और इसको जब फिर ऊपर से दाबते हैं नीचे, तब फिर यहाँ से लगी पाइप में निकल जाता है। तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, तो वह ब्लड हमारे हृदय में जाता है, ठीक, और वही हृदय जब फूलता है, उसके बाद में जब वो फूलता है तब वो एक तरह से उसको ढकेलता है, यानी उसी की तरह ये पंप की तरह कार्य मारता है, यानी यहाँ से इसको ढकेलता है, तभी हमारा ब्लड है हमारे शरीर में जगह जगह पहुँच पाता है, ठीक। तो इसकी खोज, ठीक, दोहरा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया था। और उन्होंने यह बताया कि हमारा जो हृदय है, हृदय हमारा एक पंप की तरह कार्य करता है, ठीक। तो हम आज वही जानेंगे कि हमारा हृदय पंप की तरह कैसे कार्य करता है। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि हमारा हृदय की कुछ फिजिकल बातें, ठीक। तो जो हमारे हृदय को अगर जो हम हमारे शरीर से अगर जो बाहर रख दें, ठीक, बाहर निकाल कर रख दें और उसे बोले कि अब तुम ब्लड को पंप करो, ठीक, अगर तो तब अगर जब वो ब्लड को पंप करेगा तो वो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। इतनी पावर होती है हमारे हृदय में, ठीक, 30 मीटर तक, ठीक, 30 मीटर तक जाता है। और इतनी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई होगी आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस 30 मीटर कितना ऊंचा हो गया। तो जो हमारा हृदय है उसको अगर जो हम बाहर निकाल कर रख दें और बोले कि अब तुम ब्लड को पंप करो, तो वो 30 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, ठीक। तो अब हम जान लेते हैं कि दोहरा रक्त परिसंचरण होता कैसे है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। विलियम हार्वे थे वैज्ञानिक। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, तभी समझ में आएगा, और ना अगर जो आप स्वाइप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो जो हमारा हृदय है, ठीक, हमारा हृदय ऐसे ही होता है, ठीक। यहां पर हमारा हृदय होता है दोनों तरफ, ठीक। तो यहां से हमारी श्वास नली होती है, यहां पर कंठ होता है, ठीक, और यहां से फिर ये यहां पर बढ़ जाती है, ठीक, और ये इधर बढ़ जाता है, और फिर यहां से फिर अंदर आकर फिर ये दो से तीन भाग में बढ़ जाती है, और यहां पर ये छोटे छोटे गुब्बारे लगे होते हैं, ठीक। तो यहां पर इन गुब्बारों को कहा जाता है कूपिका कोश, ठीक। यहां पर भी होते हैं इसे, और यहां पर जो हमारा हृदय है, हमारे हृदय के दो भाग होते हैं, ठीक। ऊपर वाले को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को निलय, ठीक। तो हमारे शरीर में दो आलिंद, ठीक, दाहिना और बायां आलिंद हो गया ना, दाहिना और बायां आलिंद और दाहिना और बायां निलय। तो ये जो होता है ना हमारे शरीर में जो होता है हृदय के दो भाग होते हैं। हृदय के कितने होते हैं? इसे सामान्यतः माना जाता है 4 कोष्ठक, चैम्बर्स, ठीक, 4 चैम्बर।
ठीक, 2 आलिंद और 2 नीले हो गए 4। तो जो हमारा हृदय है, ठीक, वह कार्य करता है और इसे कूपिका कोश कहा जाता है। और ये यहां से आती है, यहां से बन जाती है श्वसनी, श्वसनिका, ठीक। तो उन्हीं से यह कार्य होता है। तो जो हमारे शरीर का होता है यहां पर, ठीक, यहां पर एक केशिका होती है, ठीक। तो जो हमारे शरीर का सारा ब्लड होता है, यानी अशुद्ध रक्त, अब इस ऐसा मत समझ लेना कि उसमें कचरा है, ठीक। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, यानी अनाक्सीकृत रक्त, अनाक्सीकृत रक्त। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वह हमारे शरीर के दाहिने आलिंद में आता है, ठीक, दाहिने आलिंद में, राइट में, ठीक, दाहिने आलिंद में। हमारे शरीर का जितना भी अनाक्सीकृत रक्त होता है वह दाहिने आलिंद में आता है, दाहिने आलिंद में, आलिंद में आता है, ठीक, सिराओं द्वारा, ठीक। और फिर यहां से दाहिने आलिंद से महाधमनी पल्मोनरी के द्वारा, महाधमनी पल्मोनरी के द्वारा सारा अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है। और यहां जो फेफड़े में कूपिका के द्वारा, ठीक, यहां पर इन कूपिकाओं के द्वारा उसको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक, वह शुद्ध होता है। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा। अभी परासरण क्या होता है? तो जो परासरण होता है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ठीक, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो उसी के द्वारा, यानी परासरण के द्वारा वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसे देता है, ठीक। जिसे उसे यहां पर मान लीजिए यहां पर आया ब्लड, ठीक, यहां पर परासरण के द्वारा इसने यहां पर क्या भरा है, इसमें कूपिका में हमने यहां पर सांस लिया, ठीक, यहां पर ये आया छना, तो इसमें ऑक्सीजन ही होगा ना, तो यहां पर ऑक्सीजन ही लिया और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसे दे दिया। ये बात अलग है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि जो धमनी होती है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहां पर ये अपवाद है कि महाधमनी पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक, अशुद्ध रक्त बहता है महाधमनी पल्मोनरी में। फिर क्या होगी? दाहिने आलिंद से पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है और वहां पर परासरण के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक। ऑक्सीकृत होने के बाद में फिर वो दाहिने आलिंद से फिर फेफड़े से बाएं आलिंद में आने के लिए उसे फिर महाधमनी का सहारा लेना पड़ता है, महाधमनी पल्मोनरी, ठीक। तो ये भी एक अपवाद है कि हमेशा धमनी में, सिराओं में, ठीक, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, यही होता है। लेकिन यहां पर, ठीक, फेफड़े से और बाएं आलिंद में आने के लिए ब्लड को महाशिरा का सहारा लेना पड़ता है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीकृत रक्त फेफड़े से बाएं आलिंद में आने के लिए महाशिरा का सहारा लेता है, वो भी पल्मोनरी वेन का, ठीक। तो ये भी एक अपवाद है, ठीक, ये भी एक अपवाद है। और फिर यहां से जब इसे हमारा हृदय पंप करेगा, ठीक, जब हमारे यहां पर बाएं आलिंद से जब हृदय पंप करेगा, तब ये यहीं से धमनियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक, हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। और देखिए, अब यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर हृदय में ब्लड कितने बार आया? 2 बार आया, एक दाहिने आलिंद में आया, एक फिर बाएं आलिंद में आया, ठीक, 2 बार आया।
इसलिए इसके दोहरा रक्त परिसंचरण कहा जाता है। ठीक, अब इतना बात समझ में आ गया ना कि दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहा जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन सा होगा कि कैसे ही दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में क्या हो जाता है, किसके द्वारा चला जाता है। तो मैं बता दूं कि जो हमारे शरीर का सारा रक्त है, अशुद्ध रक्त, तो वो दाएं आलिंद में आता है। ठीक, और जो सारा शुद्ध रक्त होता है वो बाएं में रहता है। ठीक, यहां पर उल्टा हो रहा है, राइट इज नो राइट। ठीक, लेफ्ट इज राइट। बात समझ में आ गई कि जो दायां है यानी राइट, तो राइट इज राइट आपने सुना होगा कि दायां मतलब सही होता है, लेकिन यहां पर नहीं है। दाहिने में अशुद्ध रक्त, ठीक, अशुद्ध रक्त, और बाएं में शुद्ध रक्त। बाएं में शुद्ध रक्त। ठीक, तो जब हमारा ब्लड पंप करता है, ठीक, जब हमारा ब्लड पंप करता है तो महाधमनियों में उसे जाने के लिए महाधमनी को थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वही जो सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो यहीं पर पड़ता है, धमनियों के ऊपर। तो जो धमनियां होती है ना, तो उनके अंदर जाने के लिए रास्ता कम होता है, यानी वो सक्रिय होती हैं, पर इनकी दीवार ज्यादा मोटी होती है। ठीक, ये ज्यादा प्रेशर झेलती है ना। ठीक, ये ज्यादा प्रेशर झेलती हैं, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं और इसमें जगह कम होता है, ताकि ये ब्लड काफी स्पीड से जा सके। ठीक, लेकिन जब हमारे सिराओं में, ये तो धमनी की बात हो गई। ठीक, लेकिन जब हमारा सिरा होता है, हमारे जब सिरा में, ठीक है, तो जो हमारा सिरा है तो उसमें जगह ज्यादा होगा, उसमें जगह ज्यादा होगा, पर उसकी दीवारें पतली होंगी। और पतली क्यों होंगी? क्योंकि उसमें ज्यादा जगह है तो उसमें प्रेशर तो पड़ेगा नहीं, इसलिए वो पतली हो जाती है और उसमें जगह ज्यादा हो जाता है, इसलिए ब्लड उसमें आराम आराम से जा सकता है। ठीक, तो जो धमनी में होता है, ठीक, उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए वहां पर ब्लड रुक रुक कर बहता है, थोड़ा अधिक प्रेशर के साथ। लेकिन इसमें है तो इसमें आराम से जा सकता है ब्लड सिराओं में। कभी कभी ये धमनी और सिरा में अंतर भी पूछ लेता है। ठीक, तो वो भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसमें सिराओं में अशुद्ध रक्त और धमनियों में शुद्ध रक्त। लेकिन यहां पर अपवाद है कि हर सिरा में सिर्फ महासिरा को छोड़कर सभी में अशुद्ध रक्त बहता है, और यहां पर महाधमनी को छोड़कर सभी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, और लेकिन जब हमारे दिमाग से यानी ब्रेन से जो ब्लड आता है, हमारे ब्रेन से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा से आता है। ठीक, वेना कावा होती है, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे से आता है हमारे शरीर से, यानी जो हमारे जो पैर हैं, तो पैर से यहां पर आने के लिए इंफीरियर वेना कावा होती है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना। अब फिर बात करते हैं कि रक्तदान की। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी पड़ने पर आदमी रक्त नहीं दे सकता, रक्त दे सकता है किसी को, इसे कहा जाता है रक्तदान। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो जरूर कमेंट करें। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि रक्तदान की कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड अपना दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। ठीक, तो दोहरा रक्त परिसंचरण समझ में आया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो उन्हें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक, तो जो हमारा ब्लड है, ठीक, हमारे रक्त में कितने समूह पाए जाते हैं? सिर्फ 4 समूह होते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 होते हैं। ठीक, ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 होते हैं।
ये समूह, बी समूह और ये भी दोनों, और फिर ये ओ समूह, 4 समूह होते हैं। ठीक, तो इन चारों में एंटीजन और एंटीबॉडीज भी होती हैं। ठीक, तो इनमें जो एंटीजन होता है, अब बात करें कि इनमें, ठीक, यहां पर नहीं, मैं यहां इस तरफ लिख दे रहा हूं, ये बी और वो, तो इसमें एंटीजन, ठीक, और एंटीबॉडीज, तो इसमें एंटीजन ये होगा, ये वाले ब्लड में एंटीजन ये होगा। ठीक, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है और ये कणिका में होती है। एंटीजन किसमें? कणिका में, और ये प्लाज्मा में, तो इसमें एंटीजन ये होता है कणिका में, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में बी होता है। ठीक, और बी में, इसमें बी होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक, ये बात ध्यान रखना, कणिका में एंटीजन बी होता है बी में, और यहां पर एंटीबॉडीज में ये होता है। ठीक, और यहां पर ये भी दोनों होता है, एंटीजन इसमें नहीं होता है। ठीक, एंटीजन नहीं होता है। ठीक, इतना बात समझ में आ गई ना, कि वो ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। और इसमें ये भी दोनों होते हैं, ये भी दोनों होता है, पर यहां पर प्लाज्मा में एंटीबॉडीज इसमें नहीं होता है। ठीक, इसमें नहीं होता है एंटीबॉडीज, और ओ में होता है। यहां पर एंटीबॉडीज ओ में होता है, ये और भी दोनों। तो इतना समझ में आ गया ना। अब बात आती है कि कौन किसको दे सकता है। ठीक, कि कौन किसको दे सकता है। इतना बात समझ में आ गया ना कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। ब्लड ग्रुप में से ओ है, ठीक, वो ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ, तो ये अपना रक्तदान किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक, ये सबको देने वाला, और जो ये भी है हमारा ब्लड ग्रुप, जो ये भी है, ये सबसे ले सकता है। ठीक, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये सबको लेने वाला। ठीक, इसे कहा जाता है सर्वग्राही, और इसे सर्वदाता, सबको देने वाला और सबको ग्रहण करने वाला। ठीक, और जो बात आती है कि इसमें RH फैक्टर पाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं दे सकता कोई किसी को ब्लड, कि ये भी ने जिससे चाहा उससे ले लिया। ठीक, ऐसा नहीं है, इसमें एक फैक्टर पाया जाता है, RH कारक, RH फैक्टर। ठीक, तो इसकी खोज किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1940 में। ठीक, रीसस के बंदर में। तो जो RH कारक हैं, RH कारक वो दो तरह से होते हैं। ठीक, RH कारक, RH फैक्टर,
तो इसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। नाइनटीन 1940 में। और ये सबसे पहले मिला किस में था? रीसस के बंदर में। ठीक, तो जो ये रीसस के बंदर में मिला था, अब ये हर एक पर लागू होता है। ठीक, ब्लड ग्रुप ये प्लस माइनस दोनों होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। ठीक, जैसे ब्लड, अब यहां पर मान लीजिए ये प्लस है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक, और ये माइनस, अब ये माइनस प्लस होता कैसे है? ठीक, तो जिसमें जो आरएच फैक्टर होता है, ठीक, जिसमें होता है वो होता है प्लस चार्ज। ठीक, वो धनायन होता है। और जिसमें नहीं होता है आरएच फैक्टर, उसमें होता है माइनस चार्ज। ठीक, जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में जो लेता है, ठीक, जो लेता है उस पर माइनस और जो देता है उस पर प्लस। ठीक, फिजिक्स में ऊपर गए तो प्लस, नीचे आए तो माइनस, दाहिने गए तो प्लस, बाएं गए तो माइनस। और बायोलॉजी में है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। बात समझ में आ गई ना कि अगर जो है तो प्लस, नहीं है तो माइनस, इसमें अनुपस्थित। इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। ठीक, तो अब बात समझ में आ गई ना कि क्यों नहीं दे सकता कोई किसी को। और इसी से एक तरह की बीमारी भी होती है। ठीक, एक तरह की बीमारी भी होती है अगर जो किसी पुरुष का, ठीक, इतना समझ में आ गया ना, तो अब हम बताते हैं कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में। ठीक, तो अगर जो किसी महिला का ब्लड ग्रुप माइनस है और उसके पति का यानी पुरुष का, उस पुरुष का प्लस है। ठीक, तो जब ये प्लस माइनस, इससे जो उसकी अगली संतान होगी, ठीक, इसके मिलने से प्लस माइनस के उससे अगली संतान होगी, तो उसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होती है वो होगा, उससे उसकी मृत्यु होगी। ठीक, मान लीजिए जब कोई पुरुषवा है ना, कोई है तो वो उस पर प्लस चार्ज है, वो किसी माइनस चार्ज वाली औरत से शादी करके अपना संतान जन्म देता है। ठीक, तो यहां पर इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। उसकी मृत्यु इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग से होगी। ठीक, इतना समझ में आ गया ना कि जब कोनो पुरुषवा है तो वो अपने प्लस वाला माइनस वाले के साथ में करेगा संभोग, तो क्या होगा, तो उससे अगली संतानवा जब होगी तो उस ससुरा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। वैसे ही नहीं उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु इरिथ्रोब्लास्टोसिस से होगा। इतना समझ लीजिए। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। जय हिंद।